हम लोग 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड का 5 चैप्टर रोज़ कहानी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दे दिया गया है। देखिए, ये जो महेश्वर है मालती का पति, ये आम लाया था। तब मालती बर्तन धो चुकी थी। जब उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। तो मालती पूछती है कहाँ है, तो महेश्वर रिप्लाई देता है कि अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मतलब कागज़ में लिपटल तख्ता नहीं होता है, तख्ता पे रखा हुआ है। मालती ने फिर भीतर जाकर आम उठाया और उसे आंचल में डाल दिए। जिस कागज़ में वो लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। जिस कागज़ में आम लपटा हुआ था वो एक पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसे को पढ़ते जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मतलब वो पूरा पुराना अखबार था, लेकिन उसको पूरा पढ़ ली दोनों पट्टी, और पढ़ के तब फेंक दी और उसके बाद आम को धोई। मुझे एकाएक याद, लेखक बोलते हैं कि मुझे एकाएक याद आया कि बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ खाना मुझे याद आता। कभी जब मैं भाग आता तब मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन मन लौट आया करता था। मतलब जब हम सरकारी स्कूल में, लेखक लिख रहे हैं कि जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हाजिरी बना लेते थे और उसके बाद क्लास से निकल के भाग जाते थे। कुछ दूरी पे आम के बगीचा था, उसमें जा के आम का पेड़ से आम कुछ तोड़ते थे। और मुझे याद नहीं आता कि जब मैं भाग जाता तब मालती नहीं है। मतलब एक आधे लेखक भाग जाते थे लेकिन मालती नहीं भाग पाती थी। तो लेखक का जो मन है खिन रहता था कि आज तो नहीं वो आ पाई। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दिया और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। मतलब मालती पहले नहीं पढ़ती थी। एक दिन उसके पिता कहाँ ला के दिए, पुस्तक ला के दे दिए और कि बोल दिए कि 20 पेज रोज इसमें पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूँ इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा तो किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वह चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। मतलब एक दिन पिता उसको किताब ला के दिए कि 20 पन्ना डेली पढ़ना, ठीक है ना। तू क्या कर दी कि डेली 8-10 पेज फाड़ के फेंक देती। तो पिताजी जब 8 दिन पूरा हुआ तो बोले कि किताब पूरा पढ़ लिए, तो बोली कि हाँ पढ़ ली। फिर बोलो कि लाओ उसमें प्रश्न पूछेंगे, तो वो चुपचाप खड़े रहे। फिर 10 स्वर में, मतलब गोसाल स्वर में बोले कि किताब लाओ, तो वो बोलती है काची कि किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पीटी, पर वो अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़ों को तरसती है। यह क्या, मतलब एक पहले किताब दिया गया था उसको फाड़ के फेंक दी, अब आज एक अखबार को छोटा सा टुकड़ा कितना शांत से पढ़ रही है। तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? वैसे ही मालती से पूछ देता है, कौन? उसके पति महेश्वर, कि रोटी कब बनेगी? तो मालती रिप्लाई देती है कि बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तो चिट्टी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मतलब वो बच्चा जो छोटा था, मतलब मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कोई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की एक दूसरे के कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। फिर दोनों खाना बना, हम लोग भोजन भी कर लिए। फिर कुछ कहा, बात उत हुआ, फिर सो गए। हम भोजन कर चुके थे, अब बिस्तर पर लेट गए थे। मतलब भोजन करके बिस्तर पर ही लेटे थे। सोने का जो नहीं लेटता है बिस्तर पर, तो बिस्तर पर ही लेटे थे कि टीटी सो गया था, और टीटी सो गया था। मालती पलंग की एक और मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था। वह तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। मतलब इतना अति था कि वो पलंग के नीचे मालती सोई थी। वो सिर्फ आया था जो
तो मैंने तो लेखक पूछते हैं महेश्वर से कि आप बहुत थके होंगे, सो जाइए। वो बोले थके तो आप अधिक हो गए, 18 मील पैदल चल कर आए, किंतु उनके स्वर में मानो जोड़ दिया थका तो मैं भी हूँ। मतलब कितना मील लेखक चल के आए हैं, ये वाला पूछता है कि लेखक कितने मील चल के आए थे, तो 18 मील, 18 मील पैदल चल के लेखक आए हैं। तो मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया कि वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। कै बजे? 10:30 बजे। रात को 10:30 बजे मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वो किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। मैं इधर उधर जैसे न खसक के और फिर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभर था, मतलब आकाश एकदम उजाला था। पूर्णिमा के दिन न चांदनी रात थोड़ा उजाला रहता है। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और असगिनता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उस पर बहती हुई आ रही है, झर रही हो। मतलब ऐसा शीतलता चमक रहा था चांदनी रात में, मानो उस पर चंद्रिका उस पर बहती आ रही हो, झर रही हो। इतना उसका अच्छा लाइट था। मैंने देखा पवन में चिड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चिड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। हो यह कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले प्रकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो सुंदर दिखते हैं। मतलब देखे कि जो चिड़ का जो वृक्ष है वो क्या सूख तो गया है, लेकिन उसमें एक राग है, लेकिन कोई करुणा नहीं है, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मतलब अशांतिमय है, मतलब एकदम अशांति है, एकदम सूख भी गया है तभी वो डोल रहा है। देखा कि धुंधले नीले प्रकाश में चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहा है, वो भी सुंदर दिख, मतलब एक चमगादड़ धुंधला प्रकाश में चक्कर काट रहा है, वो भी चांदनी के रात में बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चिड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। मैंने देखा कि जो शांति अशांति होती है, थकान होता है, दाढ़ होता है, पहाड़ों से जो भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं। मतलब जो भी वातावरण में भाप उठता है, जैसे गर्मी से ना निकलता है भाप, निकलता है ना, नहीं कहता कि तितकी उछल रहा है, तो उस सबको वातावरण अपना ग्रहण कर रहा है। पर्वत शिशु अपने चिड़ वृक्ष पूरा अथि कैले अपना भुजा पर्वत फैलाए हुए और सबको ग्रहण कर रहा है, पूरा अति वातावरण से भाप को। पर यह सब मैंने देखा अकेले में। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निर्वृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। जब मालती क्या कर रही थी, दही वाला बर्तन, मट्टी का जो दही जमाने वाला बर्तन था उसको गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। कितना बजे वाला है? रात 11 बजे वाला है। धीरे से सिर हिलाकर बता रही कि रोज ही इतने बज जाते। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज की नित्य गति से बहा जा रहा था। एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मतलब उसका जीवन बहा जा रहा था। एक चंद्रमा का जो चंद्रिका है वो रुकने के लिए नहीं तैयार था। मतलब वो भी अपना कभी पूर्व से पश्चिम की ओर चला जा रहा था और उसका समय बहा जा रहा था। 11 बज गया था रात को, दही जमाने वक्त। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलग जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा। एक मानो वो कई वोचित वामता से भर उठा और खिसकर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। इतने में क्या हुआ कि खिसक कर पलंग से नीचे गिर के पड़ा। कौन? टीटी गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैंने झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत लग गई है बेचारे को। मैंने क्या बोला कि वो टीटी जो था पलंग से गिर गया। तो महेश्वर बोले क्या हुआ? तो वो जो थे उसके चोट लग गई है बेचारे को। तो वो बोले कौन? लेखक बोलते कि चोट लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। यह सब मानो एक ही क्षण में एकदम हो गया, उसको चोट लग गया। मालती ने रोते हुए शीशो को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए, इसको चोटें लगते ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। क्या करता है?
मालती रोते हुए शिशु को अपनी ओर लेने लगा और क्या बोला कि इसको रोज चोट ही लगता पड़ता है, ये रोज गिरी पड़ता है, इसीलिए कहानी का नाम रोज पड़ गया। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय का क्या हो गया है जो तुम एकमात्र बच्चे के लिए गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब एक बच्चा जब गिर जाता है तो माँ को कितना दर्द होता है, लेकिन वो माँ उससे परेशान है, इसलिए उसका मन से ऐसा बात निकल रहा है कि रोज़ ये ऐसी गिर जाता है, क्या करें। और एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है, ये जो भावना है मिथ्या नहीं है, मतलब ये भावना झूठा नहीं है, ये ऐसी इसका बोलने के लिए सिर्फ ये निकाल रही है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, मतलब ऐसी ही नहीं बोल पा रही है वो इतना कठोर शब्द कि रोज़ ये ऐसी होता है। उसको मन में देखो कितना उस घर पर भयंकर छाया हो गई है, वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया, और वो बोला जो दुख है उसके घर पे उसको भी मैंने देख लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई, फिर थोड़ा देर में बच्चा भी शांति हो गया, पूरा घर शांति। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे, फिर पलंग महेश्वर लेट गए और ऊँग रहे थे। फिर टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध खिसकी एक छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारे को। फिर सब लोग सो गया, मालती भी ऊपर आकाश को देख रही थी, लेकिन पता नहीं वो चंद्रिका चांद को देख रही थी या फिर तारा को। तभी 11 का घंटा बजा। कितना बज गया? 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी को यही पल के उठाकर अकस्मात कभी स्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के घंटे की धड़कन के साथ मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ मुख्य हो जाने की आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। कितना? 11 बज गए। तो ये कहानी जो समाप्त होता है 11 बजने के साथ समाप्त होता है। कितना बजने के साथ? 11 बजने के साथ। इसी के साथ कहानी आपका समाप्त होता है दोस्त। आज के लिए इतना ही, अब अगले चैप्टर में मिलते हैं।